हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है जीव जगत, उसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे हम बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बाइनोमियल सिस्टम। हिंदी में से कहते हैं द्विनाम पद्धति। देखिए, यह पद्धति सबसे पहले एक वैज्ञानिक जिनका नाम है गैस्पार्ड वोहिन। ध्यान से बेटा, यह पद्धति सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने नहीं दी थी। यह पद्धति सबसे पहले गैस्पार्ड वोहिन ने अपनी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पाइनेक्स थिएटर बोटेनिका। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है पाइनेक्स थिएटर बोटेनिका। इस पद्धति का सबसे पहले सबसे पहले जो दी थी वो गैस्पार्ड वोहिन ने दी थी। अब जरा देखिए, आप जिस वैज्ञानिक के नाम के बारे में जानते हैं जिनका नाम है कैरोलस लीनियस, ये पहले वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया और लार्ज स्केल पर इन्होंने पादप व जंतुओं के वैज्ञानिक नाम दिए और साथ ही साथ उनका वर्गीकरण भी किया गया। इसी कारण कैरोलस लीनियस को फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम कहा जाता है। यानी कि इन्हें बाइनोमियल सिस्टम का संस्थापक सबसे पहले इनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग लार्ज स्केल पर किया था और पादप और जंतुओं के बहुत सारे वैज्ञानिक नाम भी इन्होंने दिए हैं। इन्होंने, ध्यान से देखना बेटा, इन्होंने इस पद्धति, जिस पद्धति की हम बात कर रहे हैं बाइनोमियल सिस्टम का विस्तृत जो विवरण है अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे में दिया है। तो ध्यान से सुनना बेटा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे। उसके सेकंड एडिशन में द्वितीय संस्करण, सिस्टेमा नेचुरे की द्वितीय संस्करण जो पुस्तक थी उसका नाम सिस्टेमा नेचुरे। सेकंड एडिशन में इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम से संबंधित, द्विनाम पद्धति से संबंधित इन्होंने विस्तृत विवरण दिया था। अब आपको बता दें कि सिस्टेमा नेचुरे नाम की जो पुस्तक है इसका टाइटल इन्हें कैसे सूझा। ध्यान से देखिए, आपको याद हो तो इससे पहले की वीडियो में मैंने सिस्टमैटिक्स शब्द करवाया था और आपको शायद याद हो तो सिस्टमैटिक शब्द जो था वो कैरोलस लीनियस ने दिया था और ये शब्द जो है वो एक लैटिन शब्द जिसका नाम है सिस्टेमा से आया है और इसी सिस्टेमा से इन्होंने अपनी एक पुस्तक का टाइटल रखा जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे। और इस सिस्टेमा नेचुरे के सेकंड एडिशन में इन्होंने द्विनाम पद्धति का विस्तृत विवरण दिया है। साथ फिर और देखिए, इन्होंने पादपों के वैज्ञानिक नाम अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम, इनकी एक और बुक है जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम और स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने पादपों के वैज्ञानिक नाम दिए हैं। यह जो पुस्तक है वो 1 मई 1753 को प्रकाशित हुई। तो इसलिए 1 मई 1753 से पहले जितने भी वैज्ञानिक नाम दिए गए थे वो सारे के सारे अमान्य कर दिए गए।
यानी 1 मई 1753 के बाद जितने वैज्ञानिक नाम दिए जाएंगे या दिए गए हैं वही नाम स्वीकार किए जाएंगे। तो उन्होंने वैज्ञानिक नाम जो कि पादपों के दिए हैं वो कौन सी पुस्तक में दिए? उस पुस्तक का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम, जो पब्लिश हुई थी 1 मई 1753 को। बस आगे देखिए, देख बेटा, जिस तरीके से इन्होंने पादपों के वैज्ञानिक नाम दिए स्पीसीज प्लांटेरम में, उसी तरीके से इन्होंने जो बुक लिखी थी तो इन्होंने जंतुओं के वैज्ञानिक नाम जिस पुस्तक में दिए उस पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरे। लेकिन सिस्टेमा नेचुरे का जो 10th एडिशन था, 10वां संस्करण, उस 10th एडिशन में इन्होंने जंतुओं के वैज्ञानिक नाम दिए। पर आपको ये याद करना पड़ेगा, सिस्टेमा नेचुरे के 2nd एडिशन में इन्होंने द्विनाम पद्धति का विस्तृत विवरण दिया था और 10th एडिशन में इन्होंने जंतुओं के वैज्ञानिक नाम प्रस्तुत किए थे। बस ये भी जान लीजिए कि सिस्टेमा नेचुरे का जो 10th एडिशन था वो पब्लिश हुआ था 1 अगस्त 1758 को। तो इसलिए 1 अगस्त 1758 को प्रकाशित हुई। तो 1 अगस्त 1758 से पहले जितने भी जंतुओं के वैज्ञानिक नाम दिए वो भी सारे के सारे अमान्य कर दिए गए। यानी 1 अगस्त 1758 के बाद जितने वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं वही स्वीकार किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपने स्टार्टिंग किया बाइनोमियल सिस्टम के बारे में। तो आपको सबसे पहले बताया गया कि द्विनाम पद्धति सबसे पहले दी थी गैस्पर्ड वोहिन ने। उसके बाद द्विनाम पद्धति का सबसे पहले प्रयोग लार्ज स्केल पर जिसने किया था उसका नाम था कैरोलस लिनियस। उन्होंने पादपों और जंतुओं के वैज्ञानिक नाम दिए। फिर बताया गया कि द्विनाम पद्धति का विस्तृत विवरण कैरोलस लिनियस ने जिस पुस्तक में दिया उस पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरे, जो कि उसका 2nd एडिशन था। साथ ही साथ आपको यह भी बताया कि इस पुस्तक का जो टाइटल है या इस पुस्तक का जो नाम है सिस्टेमा नेचुरे वो कहां से आया? तो सिस्टमैटिक वर्ड जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया था वो सिस्टमैटिक वर्ड आया है सिस्टेमा से, और सिस्टेमा से ही इस पुस्तक का टाइटल रखा गया जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे। फिर आपको बताया गया कि पादपों के वैज्ञानिक नाम जिस बुक में दिए गए उस बुक का नाम स्पीसीज प्लांटेरम, जो कैरोलस लिनियस ने लिखी है, जो कि पब्लिश हुई 1 मई 1753 को। तो इसलिए 1 मई 1753 के बाद के ही वैज्ञानिक नाम स्वीकार किए जाते हैं। उसी तरीके से जंतुओं के वैज्ञानिक नाम जिस बुक में दिए गए वो सिस्टेमा नेचुरे का 10th एडिशन था, जो कि पब्लिश हुआ 1 अगस्त 1758 को। तो इसलिए 1 अगस्त 1758 से पहले दिए गए जितने भी वैज्ञानिक नाम है वो भी अमान्य कर दिए गए हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, अब आगे जो हम करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि किसी भी जीव, पादप या जंतु को जब वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं तो उनके क्या क्या नियम होते हैं। अब हम जो करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रूल्स ऑफ ICBN या ICZN। आपको याद हो तो ICBN और ICZN की फुल फॉर्म हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। इसकी फुल फॉर्म थी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट इसके अलावा ICZN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इनकी परिभाषा क्या है? पादपों के नामकरण से संबंधित नियमों का संग्रह। पादपों के नामकरण से संबंधित नियमों का संग्रह कहलाता है ICBN। वैसे ही जंतुओं के नामकरण से संबंधित नियमों का संग्रह जो कहलाता है वो कहलाता है ICZN। ये ICBN जो है वो सबसे पहले दी गई थी 1930 में, लेकिन लागू हुई 1961 में। उसके बाद 1975 में फिर से इसमें सुधार किया गया ICBN में, और दोबारा से ये लागू हुई 1978 में। तो अब मैं आपको जो करवाने वाला हूं
वो है रूल्स ऑफ ICBN या ICZN, यानी किसी भी पादप और जंतु को जब भी वैज्ञानिक नाम दिए जाते तो कौन कौन से नियमों का पालन किया जाता है, एक एक करके देखेंगे। देखते हैं रूल्स नंबर फर्स्ट। देखिए, दुनाम पद्धति के अनुसार, दुनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक पौधे या जंतु के वैज्ञानिक नाम में दो नाम सम्मिलित होते हैं। दो नाम कौन कौन से? पहला नाम जो होता है वो होता है वंश नाम, और दूसरा नाम जो होता है वो होता है जाति नाम। वंश नाम स्पीसीज नेम, जाति नाम जीनस नेम। स्पीसीज नेम जो होता है वो एक कॉमन नाम होता है, सामान्य नाम होता है। जेनरिक नेम, जबकि जो जाति नाम होता है वो एक विशिष्ट नाम होता है, स्पेसिफिक एपिथेट। देखिए जरा, अभी आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं ताकि आपको पता चले कि प्रत्येक जीव के वैज्ञानिक नाम में दो नाम कौन कौन से होते हैं, वंश नाम और जाति नाम। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता हूं कि वंश नाम को सामान्य नाम क्यों बोला गया और जाति नाम को विशिष्ट नाम क्यों बोला गया। जरा देखिए कुछ एग्जाम्पल। पहला, आलू, इंग्लिश में इसको बोलते पोटैटो। देखिए, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट, अगला देखिए, टमाटर, पोटैटो, इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है सोलेनम लाइको पर्सिकम। नेक्स्ट, तीसरा देखेंगे, बैंगन, जिसको बोलते हैं ब्रिंजाल, इसका एक इंग्लिश नाम और होता है जिसे बोलते हैं एग प्लांट, और इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है सोलेनम मेलोंजिना। तो जरा देखिए इन तीनों नामों को, आलू, टमाटर, बैंगन, आपको बताया गया कि दुनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक पौधे जंतु के वैज्ञानिक नाम में दो नाम सम्मिलित होते हैं, एक होता है वंश नाम और एक होता है जाति नाम। तो आपको जो ये नाम दिखाई दे रहे हैं, तो एक नाम है वंश नाम और दूसरा नाम है जाति नाम। वंश नाम, जाति नाम, वंश नाम और ये जाति नाम। फिर मैंने आपको बोला था कि वंश नाम जो होते हैं वो जेनरिक होते हैं, यानी कि सामान्य नाम होते हैं। तो आप देख सकते हो आलू, टमाटर और बैंगन तीनों के वंश नाम कॉमन है, यानी कि वंश नाम एक सामान्य नाम हो सकता है, लेकिन प्रत्येक पौधे या जंतु का जो जाति नाम होता है वो एक दूसरे से भिन्न होता है। अगर एक जैसा नाम रहा जाति का भी तो इस तरीके से तो और पौधों और जंतुओं के वैज्ञानिक नाम में या उनको पहचानने में हमें परेशानी होगी। तो जरा देखिए, जाति नाम आलू का विशिष्ट है ट्यूबरोसम, टमाटर का भी विशिष्ट है लाइकोपर्सिकम, बैंगन का भी विशिष्ट है मेलोंजिना। कुछ और एग्जांपल आपके लिए बताता हूं। देखिए, शेर, लॉयन, इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो। नेक्स्ट, तेंदुआ, लियोपार्ड, इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस। तीसरा, बाघ, टाइगर, और इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस। फिर से आप देख सकते हो, ये वंश नाम, ये जाति नाम, ये वंश नाम, ये जाति नाम, और ये वंश नाम और ये जाति नाम।
फिर से आप देख सकते हो शेर, तेंदुआ और बाघ में जो वंश नाम है वो कॉमन नाम है, लेकिन जो जाति नाम है वो सभी का क्या है, अलग अलग नाम है। नेक्स्ट एक चीज और कि बेटा आपने पढ़ा होगा चीता का जो वैज्ञानिक नाम है वो नाम है एसिनोनिक्स जुवेटस। ध्यान रखना बेटा कि चीता का वैज्ञानिक नाम जो पढ़ रखा हो कहीं आपने पैंथेरा पार्डस, तो चीते का वैज्ञानिक नाम जो है वो होता है एसिनोनिक्स जुवेटस, जबकि तेंदुआ का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पैंथेरा पार्डस। तो इसमें भी ये वंश नाम और ये जाति नाम। आपने इतने सारे उदाहरण देखे, और भी कुछ देख लीजिए, एक और आपके लिए लिख देते हैं। एक आप जो कॉमन नाम पढ़ते होंगे जो है मैंगो का, आम का, नीचे ही मैं लिख दे रहा हूं आम का वैज्ञानिक नाम, आम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो, इसका नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। इस तरीके से आपने कुछ वैज्ञानिक नाम सीखे, साथ ही साथ ये भी सीखा कि वंश नाम को सामान्य नाम और जाति नाम को विशिष्ट नाम क्यों बोला जाता है। तो इस तरीके से आपका रूल्स नंबर हुआ फर्स्ट समाप्त। नेक्स्ट अगला रूल करते हैं, रूल्स नंबर सेकंड। देखिए बेटा जब भी ये वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं तो ये वैज्ञानिक नाम लैटिन या ग्रीक भाषा में दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो भाषाएं होती हैं वो मृत भाषाएं होती हैं, डेड लैंग्वेज होती हैं। तो ध्यान से बेटा कि जब भी वैज्ञानिक नाम दिए जाएंगे, भले ही इन शब्दों का उद्भव कहीं से भी हुआ हो, लेकिन इन शब्दों को लैटिन भाषा का ही व्युत्पन्न समझा जाता है। फिर से सीख लीजिए रूल नंबर सेकंड क्या है कि जब भी कोई वैज्ञानिक नाम दिया जाएगा तो उन्हें लैटिन या ग्रीक भाषा में दिया जाएगा, जो कि दोनों की दोनों भाषाएं मृत भाषाएं होती हैं। भले ही ये नाम कहीं से भी आए हों, लेकिन इन्हें लैटिन भाषा का ही व्युत्पन्न माना जाएगा। तो इस तरीके से हुआ आपके रूल नंबर सेकंड। नेक्स्ट अगला रूल नंबर थर्ड। देखो बेटा जब भी कोई वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, जब भी कोई वैज्ञानिक नाम दिया जाता है तो वैज्ञानिक नाम देने के दौरान वंश का जो प्रथम अक्षर होता है, मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूं आपके लिए यहां, मैंजी फेरा इंडिका जो कि आम का नाम है। ध्यान से देखिए जब भी कोई वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं तो वंश का जो प्रथम अक्षर होता है उसे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और जाति का जो पहला अक्षर होता है उसे स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। लेकिन मान लो अगर जाति का नाम जो है किसी व्यक्ति के नाम पर दिया गया है, जैसे कि एक टेरिडोफाइटा प्लांट है जिसका एग्जाम्पल है आइसोइट्स पेंटी, ये एक वैज्ञानिक नाम है, और इस वैज्ञानिक नाम में जो वंश का प्रथम अक्षर होता है वो भी कैपिटल लेटर में है, और जाति का जो पहला अक्षर है वो भी कैपिटल लेटर में ही होता है। सीखिए जरा तीसरा नियम क्या बताया है कि वंश का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर में और जाति का जो पहला अक्षर होता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाना चाहिए। लेकिन अगर जाति का जो नाम है किसी वैज्ञानिक के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर दे रखा है तो उसको कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपके हुए रूल 3। नेक्स्ट अगला देखिए, नेक्स्ट रूल नंबर 4। देखिए जब भी वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं, जब उनको लिखा जाता है तो प्रत्येक नाम के नीचे, जैसे आलू का वैज्ञानिक नाम अगर आप लिखते हैं तो लिखने के दौरान प्रत्येक नाम के नीचे अलग अलग अंडरलाइन, अलग अलग रेखांकन किया जाता है जो उसके लैटिन उद्भव को दर्शाता है। लेकिन यदि नाम को छापा जा रहा हो, तो फिर बोल रहा हूं मैं कि जब भी कोई वैज्ञानिक नाम, जैसे मैं लिख रहा हूं सोलेनम ट्यूबरोसम, तो जब भी
कोई वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है तो लिखने के दौरान प्रत्येक नाम के नीचे अंडरलाइन यानी कि रेखांकन किया जाता है जो इसके लैटिन उद्भव को दर्शाता है। लेकिन यदि इसी नाम को छापा जा रहा हो तो छापते समय इन्हें इटैलिक्स यानी कि तिरछा छापा जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपका रूल नंबर 4 भी हुआ समाप्त। नेक्स्ट अगला रूल नंबर 5। देखिए बेटा, जब भी कोई वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, फिर से एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मैंजी फेरा इंडिका अंडरलाइन कर दी है जो लैटिन उद्भव को दर्शाए। रूल नंबर 5 में देखिए कि जब भी कोई वैज्ञानिक नाम दिया जाता है तो जाति नाम के बाद जिस वैज्ञानिक ने वो नाम दिया है संक्षिप्त में उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। तो जैसे कि आम का वैज्ञानिक नाम कैरोलस लीनियस ने दिया है तो उसका संक्षिप्त नाम जो है जाति नाम के पीछे लिखा जाता है। साथ ही साथ ये याद रखना भी जरूरी है कि जो वैज्ञानिक का नाम दिया गया है उस वैज्ञानिक नाम के नीचे ना तो अंडरलाइन की जाएगी, पहला अंडरलाइन नहीं की जाएगी, और ना ही उसे इटैलिक्स में लिखा जाएगा और ना ही उसे लैटिन भाषा में लिखा जाएगा। ये जो लिन नाम होगा वो एक कॉमन अल्फाबेट्स में लिखा जाएगा, यानी कहें तो इसे रोमन लैंग्वेज में लिखा जाएगा, रोमन भाषा में, यानी ये सामान्य इंग्लिश की तरह नाम लिखे जाएंगे, कोई लैटिन भाषा में ये नाम नहीं होगा। इस तरीके से आपने अभी तक रूल किए हैं 5। नेक्स्ट अगले रूल्स करते हैं, रूल नंबर 6। देखिए रूल नंबर 6, देखो बेटा, जब भी कोई पादप और जंतु का वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, जब उनका वंश नाम और जाति नाम लिखा जाता है तो वंश नाम और जाति नाम के अक्षरों की जो संख्या है, ध्यान से सुनना बेटा, वंश नाम और जाति नाम के अक्षरों की जो संख्या है वो 3 से 12 अक्षर के बीच में ही होनी चाहिए। कहने का मीनिंग ये है कि अक्षरों की संख्या 3 से कम यानी कि 2 और 12 से अधिक यानी कि 13 नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंजीफेरा इंडिका, आप संख्या गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 से 12 के बीच में ही है। जैसे इसका भी देख लो 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 3 से 12 के बीच में। तो जितने भी वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं उनमें अक्षरों की जो संख्या है वो 3 से 12 के बीच में ही होनी चाहिए। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, एक प्लांट है जिसका नाम है रिक्शिया पैथेन कोटेंसिस, ये एक प्लांट है रिक्सिया पैथेन कोटेंसिस। जरा इसके अक्षरों की संख्या गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो पॉइंट की बात यह है कि आईसीबीएन के अनुसार तो ये नियम जो है वो मान्य नहीं है, ये जो नाम है वो मान्य नहीं है। लेकिन चूंकि ये नाम जो है वो 1961 से पहले दिया गया है, 1961 से पहले दिया गया है, इसलिए ये नाम मान्य है। अब इसका मतलब क्या है, आपको याद हो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि आईसीबीएन सबसे पहले जब दिया गया था तो वो दिया गया था 1930 में। तो 1930 के बाद जो भी नाम दिए गए वो सारे नाम मान्य है। साथ ही साथ मैंने आपको याद हो तो कैरोलस लीनियस की एक बुक करवाई थी जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम, जो कि पब्लिश हुई थी 1 मई 1753। तो 1 मई 1753 के बाद जो भी वैज्ञानिक नाम दिए गए वो मान्य माने जाते हैं। क्लियर बेटा? तो रूल नंबर हुआ 6 समाप्त। नेक्स्ट अगला नियम देखिए, अगला नियम रूल नंबर 7। देख बेटा, जब भी कोई पादप और जंतु के वैज्ञानिक, ध्यान से, जब भी कोई पादप के वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं
तो उसमें वंश नाम एवं जाति नाम दोनों कॉमन नहीं होते हैं, यानी कि वो पुनर्नाम नहीं होते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टोटोनिम्स। एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि वंश और जाति के दोनों नाम कॉमन नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर जंतुओं का वैज्ञानिक नाम दिया जा रहा हो तो जंतुओं के वैज्ञानिक नाम में पुनर्नाम मान्य माने जाते हैं। पुनर्नाम यानी कि टोटोनिम्स मान्य होते हैं। एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि एक है इंडियन कोबरा। तो इंडियन कोबरा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है नाजा। नाजा। तो यानी कि जंतुओं के वैज्ञानिक नाम है, वंश नाम और जाति नाम दोनों कॉमन हो सकते हैं, लेकिन पादपों के वैज्ञानिक नाम में दोनों नाम जो है वो कॉमन नहीं होते। एक एग्जांपल और, रेड चूहा, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैटस। कैटस। तो इस तरीके से रूल नंबर 7 भी हुआ आपका समाप्त। नेक्स्ट अगला रूल देखिए। नेक्स्ट रूल नंबर 8। देख बेटा, जब भी कोई वैज्ञानिक नाम प्रस्तुत किए जाते हैं और मान लो वो वैज्ञानिक नामकरण जो हुआ है वो गलत हुआ है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक नाम है जिसका नाम है पाइनस कैनाडेंसिस। ये जो पादप का नामकरण है वो एक वैज्ञानिक जिनका नाम है लिनियस, तो उन्होंने किया था। तो मान लो अगर कोई वैज्ञानिक जो है वैज्ञानिक नामकरण गलत कर देता है, तो गलत करने के बाद उस वैज्ञानिक का नाम किस तरीके से लिखा जाएगा जरा देखना। देखिए बेटा, एक पादप जिसका नाम है पाइनस कैनाडेंसिस, जिसकी खोज सबसे पहले जिसने की थी उसका नाम था लिनियस, और लिनियस ने ही इसका वैज्ञानिक नामकरण किया था। लेकिन ये नामकरण गलत हुआ और फिर जब इसको सही किया तो सही किया था सेलिसबरी ने। तो जब भी कोई वैज्ञानिक नामकरण गलत हो जाता है तो उस वैज्ञानिक का नाम कोष्टक में लिख दिया जाता है सही नाम के साथ, और कोष्टक के बाद उस वैज्ञानिक का नाम लिख दिया जाता है जिसने नामकरण सही प्रस्तुत किया है। तो इस तरीके से हुआ रूल नंबर 8। नेक्स्ट रूल नंबर 9। देखिए बेटा, जब भी कोई वैज्ञानिक किसी पौधे या जंतु की खोज, नॉर्मली यहां आईसीबीएन चल रहा है तो आईसीबीएन के अकॉर्डिंग पौधे की बात करेंगे। जब भी कोई वैज्ञानिक किसी पौधे की खोज करता है तो खोज करने के बाद वो उसकी एक सीट बनाता है जिसे कहते हैं हर्बेरियम सीट। हर्बेरियम सीट बनाता है और इस हर्बेरियम सीट को वो संरक्षित रखवाता है या रखता है हर्बेरियम में। हर्बेरियम एक ड्राई गार्डन के नाम से भी जाने जाते हैं। इसको आप कॉमन तरीके से ऐसे समझ सकते हो, जैसे बचपन में 5वीं 6वीं या 7वीं क्लास में आपने किसी व्हाइट पेपर पर ऐसा किया हो कि किसी पौधे की पत्ती ली हो, उसको सुखाया हो और उसको फिर उस पेज पर चिपका दिया हो और उस पत्ती या पौधे के बारे में कुछ लिखा हो। तो वैसा ही वैज्ञानिक भी करते हैं, जब भी कोई पौधे की खोज करते हैं तो उसका जड़, तना, पत्ती या पुष्प उसको सुखाकर यानी कि ड्राई करके उसे एक हर्बेरियम सीट पर चिपका कर उसके बारे में कुछ चीजें लिख दी जाती हैं, जैसे कि उस पौधे का कॉमन नाम क्या है, इसके अलावा उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, नेक्स्ट उसका कुल, गण और उस जिस वैज्ञानिक ने उसकी खोज की है उसका नाम लिख दिया जाता है और तैयार की जाती है एक हर्बेरियम सीट। इस हर्बेरियम सीट की जो साइज होती है, जैसे कि ऐसे समझ लो, हर्बेरियम सीट की जो साइज होती है वो होती है 11.5 इंटू 16.5 इंच। ये इसकी साइज होती है, जिसमें 11.5 इसकी चौड़ाई और 16.5 जो होती है वो इसकी लंबाई होती है, जिसमें एक जगह जो है वो चिपका दी जाती है, वो जड़, तना, पत्ती कुछ भी हो सकता है। बाकी जो चीज है यहाँ लिख दी जाती है, पौधे का स्थानीय नाम, पौधे का वैज्ञानिक नाम,
कुल, गण, वर्ग, इसके अलावा जिस पौधे की खोज जिस वैज्ञानिक ने की है उसका नाम भी इसमें लिख दिया जाता है। और इस तरीके से तैयार की जाती है हर्बेरियम सीड, जिसको रख दिया जाता है, संरक्षित करवाया जाता है एक संग्रहालय जिसका नाम होता है हर्बेरियम। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे नियम किए, कुछ अधिकांश हमने जो किए वो आईसीबीएन के ही हैं, फिर भी इसके साथ साथ हमने किसके भी कर लिए, आईसीजेडएन के। तो इस तरीके से द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग जो आईसीबीएन और आईसीजेडएन के जो नियम थे वो सारे के सारे नियम हम यहां पर कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे एक टॉपिक और समझ लीजिए, वैसे तो वो एनसीईआरटी में है नहीं पर फिर भी एक टॉपिक, जिस तरीके से हमने द्विनाम पद्धति की है उसी तरीके से एक पद्धति और दी गई है जिसका नाम है त्रिनाम पद्धति, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखिए जरा, त्रिनाम पद्धति, ट्राई नोमियल नोमेनक्लेचर, यह पद्धति जिनने दी है तो वो कौन है वैज्ञानिक, एक है जिनका नाम है हक्सले और दूसरे वैज्ञानिक जिनका नाम है स्ट्रिकलैंड ने दी है। नेक्स्ट, इस पद्धति का प्रयोग बेटा तब किया जाता है जब एक ही जाति के सदस्यों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी कि जाति तो एक ही है लेकिन उनके सदस्यों में कुछ असमानताएं होती हैं। इस कारण असमानताओं के आधार पर उन जातियों की कुछ उपजाति बना दी जाती है। तो इनके तीन नाम कौन कौन से होते हैं? पहला नाम जो होता है वो होता है जेनरिक नेम। जेनरिक नेम वही है जैसे कि हम कर चुके हैं वंश नाम। नेक्स्ट, दूसरा नाम जो होता है वो होता है स्पेसिफिक नेम, यानी उसी तरीके से जाति नाम। पर जब जाति के सदस्यों में विभिन्नताएं होती हैं तो उनकी बना दी जाती हैं कुछ सब स्पेसिफिक नेम, यानी उनकी बना दी जाती है कुछ उपजाति, जिसको आप बोल सकते हो नेम ऑफ वैरायटी, यानी कि उसकी अलग अलग किस्म। क्लियर? अब इसको एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे कि आप ये नाम जरूर सुने होंगे आपने, फूल गोभी, पत्ता गोभी, नेक्स्ट गांठ गोभी। फूल गोभी को इंग्लिश में कहते हैं कॉलीफ्लावर, नेक्स्ट इसको कहते हैं कैबेज, नेक्स्ट इसको कहते हैं नॉलखॉल। देखिए बेटा, अब इनके वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका ओलिरेशिया। अब देखो, यह है वंश नाम और यह है जाति नाम। तो इन तीनों का वंश नाम और जो जाति नाम है वो तो एक ही है, क्योंकि देखो जरा, ये जाति तो एक ही रहेगी तो इनका वंश वही ब्रेसिका ओलिरेशिया, इसका भी वंश ब्रेसिका और जाति ओलिरेशिया। तो इन तीनों में हुआ क्या है, इन तीनों की जो जाति होने को तो वो एक है लेकिन इनमें विभिन्नताएं बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसके कारण इन जातियों की बना दी गई है उपजाति, जिसको हमने यहां बोल दिया है वैरायटी। तो जरा देखिए, सबसे पहले फूल गोभी की वैरायटी की बात करते हैं तो इसकी जो वैरायटी होती है उसका नाम होता है बोट्राइटिस। नेक्स्ट, पत्ता गोभी की देखिए, इसकी वैरायटी का नाम होता है कैपिटेटा। और लास्ट तीसरा, गांठ गोभी की जो उपजाति होती है उसका नाम होता है कोलोरापा। तो इस तरीके से आपने त्रिनाम पद्धति के भी एक एग्जाम्पल से आपने इसको सीख लिया। तो आज की क्लास में आपको द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति करवाई गई। द्विनाम पद्धति जिसकी खोज के लिए कैरोलस लिनियस को जाना जाता है, लेकिन आप याद रखोगे कि द्विनाम पद्धति सबसे पहले जिन्होंने दी थी उनका नाम था गैस्पर्ड बोहिन, लेकिन सबसे पहले उसका जो प्रयोग किया था और पादपों के वैज्ञानिक नाम दिए थे वो थे कैरोलस लिनियस।
इसीलिए द्विनाम पद्धति का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है कैरोलस लिनियस को। वैसे यहाँ हमने बात की है त्रिनाम पद्धति, तो त्रिनाम पद्धति दो वैज्ञानिक, एक है हक्सले और एक है स्ट्रिकलैंड ने इसको दी है। और ये पद्धति तभी दी जाती है जब किसी जाति में बहुत विभिन्नताएं पाई जाती हैं तो उसे उपजाति में बांट दिया जाता है। तो आज की क्लास में आपने दो टॉपिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को सीखा है। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं हम। थैंक यू।